ओके फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। और पैसा, यू नो पैसा साली एक ऐसी चीज है, बड़ी कमीनी चीज होती है, और उसका मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा क्रुशियल काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैसा दिख रहा है सब? हाँ बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? स्लाइड स्क्रीनशॉट दिख रहा है एवरीबॉडी? जानते हैं सब, पैसा पैसा दिख रहा है सब जगह, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, पैसे वाला। यस और नो? यो, अब ये जितनी भी पैसों की बारिश होने वाली है वो बारिश को संभालेंगे हम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हमें ये सीखना है कि पैसों को मैनेज कैसे किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में एक चीज आप पढ़ चुके हो बच्चे लोग, कि वॉन्ट्स जो होती है, हमारी जो जरूरतें होती है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, और हमारे पास जो फंड है वो हमेशा लिमिटेड होता है। हम सब जानते हैं रिसोर्सेस आर स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। और सबसे अनलिमिटेड जो होती है वो चीज के सबसे लिमिटेड या सीमित मात्रा में जो चीज होती है वो होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। तो पैसे का मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम। मैं आप सबसे एक बात यहां वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप सीए कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, सीए का ही सब्जेक्ट है? अबे झंडू सुनना, मतलब ये फाइनेंशियल सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अपने को ऐसा ही लगेगा कि अपन एमबीए इन फाइनेंस कर रहे ले। क्या कर रहे ले? एमबीए इन फाइनेंस। और ये सब्जेक्ट में और अकाउंट में इतना डिफरेंस, इतना डिफरेंस। सर कितना? अबे बोल रहे ला है, रुकना। ये सब्जेक्ट में और अकाउंट में डिफरेंस ये है बेटा, कि अकाउंट जो है वो मुर्दे का पोस्टमार्टम करने जैसा है, कि आपने एक ट्रांजेक्शन इवेंट ये सब चीजें हो चुकी है, और अब हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर। मतलब सोचने वाली बात है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे, मतलब कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो सर होते हैं आपको ऐसा बोलते थे, याद है, कि आपको 100 रुपए दिया, उसमें से आपको खाना भी खाना है, मूवी भी देखना है, शूज भी लेने हैं। आई मीन 100 रुपए में शूज नहीं आएंगे, शॉल भी नहीं आएगा, बट एक लिमिटेड अमाउंट में आपको 3-4 चीजें करनी है। ठीक है, तो आप जैसे प्रायोरिटी सेट करते थे कि पहले मेरे को क्या करना है, तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ सोचेंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से, कि पैसे को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जो ये शब्द है, ये जो दो अल्फाज है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दो शब्द हमें दिया हुआ है, एक फाइनेंस, दूसरा मैनेजमेंट। फाइनेंस म्हणजे पैसा, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट। अच्छा फ्रेंड्स, बात हम कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, फाइनेंस मतलब रोकड़ा, बरोबर છે ને? फाइनेंस म्हणजे रोकड़ा, पैसा, ठीक है। अब रोकड़े को मैनेज करना है अपने को, किसको मैनेज करना है? रोकड़े को। अब सब लोग ध्यान देना है, जब हम बिजनेस करने जाते हैं, देखना फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो हमारे इंडिया में क्या ट्रेडिशन है,
कि हमारे फादर, सब लोगों का ऐसा होता है कि पैसा, जनरली फादर जो होते हैं वो बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये ले इतना पैसा, ये तू बिजनेस स्टार्ट कर, ठीक है। लेकिन जब आप पब्लिक के पैसे से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मतलब जनरली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, तो पब्लिक के पैसे से अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। रीजन क्या है कि अगर ये पैसा अगर तुम्हारे से कहीं डूब गया और प्रॉपर जगह पे तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं। अब सब लोग यहाँ ध्यान देना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, खास करके फाइनेंस मैनेजर, उनके मेजर टास्क क्या होते मालूम है? एक होता है वेयर टू गेट फंड्स। क्या पहला सवाल उनके सामने क्या होता है? वेयर टू गेट फंड्स, हम पैसा कहां से लाएंगे? तो उनके लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? इक्विटी कैपिटल ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल, ये उनके लिए ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन उनके लिए, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो जाहिर सी बात है रिजर्व्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिजर्व्स। जस्ट अ मिनट। अब और एक ऑप्शन है, क्या? ये हो गया ओन फंड्स। दूसरा एक क्या होता है? लोन फंड्स। क्या होता है? लोन फंड्स। उसके अंदर डिबेंचर्स जो होते हैं वहां से पैसे ला सकते हैं। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वहां से पैसा ला सकते हैं। सबसे पहले प्लीज बेटा यहां ध्यान दो कि पैसा कहां से लाना है। ध्यान से, ये सब्जेक्ट में हम लोग इंटरेक्टिव रहेंगे। इंटरेक्टिव मतलब क्या? कि हम लोग तुमसे भी सवाल पूछेंगे और तुम्हें एज अ मैनेजर सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा सोचोगे बेटा कि तुम मैनेजर हो तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे पास दो फंड है, तो सबसे पहला ओन फंड और दूसरा जो है वो है लोन फंड। तो वन बाय वन आप सब लोग, जैसे जैसे मैं नाम बोलता हूं, रादर आप अपने हिसाब से यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड मुझे बताओ कि प्रिफरेबली कौन सा फंड हमें लेना चाहिए। मतलब इक्विटी कैपिटल या लोन कैपिटल, कौन से फंड में हमें जाना चाहिए? प्लीज ऑडियंस, वन बाय वन। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। रेडी? क्या प्लीज? चलो अब कर सकते हो अनम्यूट आप अपने आप को। चलो बेटा। कौन? क्या कौन बोला? नाम बोलते जाओ। राहुल। राहुल ऐसा बोलता है कि ओन फंड बेटर ऑप्शन है। अच्छा बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को कि ओन फंड है वो बेटर ऑप्शन है? प्लीज टेल मी। सर ये ओन फंड में कोई ज्यादा लोन जितना रिस्क नहीं है। अच्छा, ओन फंड होता है तो लोन जितना रिस्क नहीं है। अच्छा, कैन यू टेल मी बेटा थोड़ा डिटेल में कि रिस्क मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? क्या? सर अगर लोन होती है और हम रिपे नहीं करते तो हमें असेट्स और वगैरह बेचना पड़ता है। वाओ, वेरी और नाइस। अगर लोन रहती है तो हमें उसको रिपेमेंट करना पड़ता है। तो कुछ एक कंडीशन है जब में रिपेमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर अगर होंगे तो हमें हम्म मदद भी करेंगे पैसा देने के लिए। समझा समझा समझा। अच्छा, दूसरी एक बात, जैसा कि हम जानते हैं कि लोन रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिस्क रहेगा। क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। रीपेमेंट का टेंशन भी रहेगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा? हमें इंटरेस्ट बर्डन भी रहेगा। ठीक है। अच्छा, और कोई मतलब हेलो सर। तुम्हारी, हाँ, यस यस, एनीबॉडी, और कौन है? हेलो या प्लीज। सर, first we have to check the situation. Sometime कौन कौन? we आई have, थिंक यू मस्ट बी ओम। yes. हाँ, तेरी आवाज सुन के लगा मेरे को। बोलो। देखो सर, हमारे पास यहाँ होल्डिंग कितना है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ओन फंड में जाएंगे इक्विटी और प्रेफरेंस सर, तो हमारा होल्डिंग भी कम हो सकता है। माइंड ब्लोइंग मेरे शेर, माइंड ब्लोइंग। क्या और बात है, क्या बात है। लोन में जाएंगे तो समटाइम हमारे पास कैश ज्यादा होंगे
और रिजर्व्स भी होंगे तो लोन भी समटाइम्स बेनिफिशियल हो सकता है हमारे कंपनी के लिए, पर वो सिचुएशन चेक करना पड़ेगा कौन सा सिचुएशन हमें जाना चाहिए। वाह ओम वाह, वाह मेरे दोस्त वाह, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। अगर मैं कहीं का राजा होता तो यहाँ से गले में से हार निकाल के तेरे को दे देता कि ले जा, बराबर है, ऊपर आ चेन काटी नाखू, ठीक है, પછી લઈ લેજે। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे ओम ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। देखो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली ज्यादा पहेली बुझाए उससे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। देखो, एक फाइनेंस मैनेजर जो होता है ना, उसका काम क्या होता है कि आप इसका सिंपल आंसर, मतलब जैसे डेट और इक्विटी, बराबर है, ऐसे हमारी जो एफएम की लैंग्वेज है उसमें हम ऐसा बोलेंगे डेट और इक्विटी। ऐसा डायरेक्टली सिंपली ऐसा बोल नहीं सकते कि इसका आंसर हम डेट लेंगे या इक्विटी लेंगे। इट डिपेंड्स, क्या बोलेंगे, डिपेंड्स, मतलब वो क्यों डिपेंड करता है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं यहाँ ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन खाली मैं इतना बोल सकता हूं कि हर बार डेट ही अच्छा है ऐसा नहीं, हर बार इक्विटी भी अच्छा है ऐसा बिल्कुल नहीं। फाइनेंस मैनेजर को सिचुएशन देख के, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर हम ज्यादा डेट ले लेंगे, बराबर है, डेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी जो है, इक्विटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि कंट्रोल जो है वो डाइवर्ट होने के चांस है। क्यों? क्योंकि इक्विटी जो होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें हमें वोटिंग राइट्स भी तो उसके साथ आता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा डेट बढ़ जाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा इक्विटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बेटा सब लोग मेरे को यहाँ 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 ध्यान दो, क्या करना है आपको, बैलेंस करना है, मतलब डेट और इक्विटी में से ऐसा मिक्स निकालना है कि बैलेंस हो जाए। अब हम यहाँ आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन सी चीज और कौन सी सिचुएशन में हम वो बैलेंस अप्रोच, और उनके लिए क्या क्या स्टेप, क्या सिचुएशन, सब लोग सब चीजें हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एज अ फाइनेंस मैनेजर उसको जो पहला क्रूशियल डिसीजन लेना होता है कि पैसे कहां से आएंगे, वेयर टू गेट द फंड्स। तो ये हो गया सबसे पहला सवाल, पहला डिसीजन, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल होता है कि इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स, कि हम कहां से पैसा लाएंगे। दूसरा जो हमारा सवाल आएगा एज अ फाइनेंस मैनेजर, वेयर टू इन्वेस्ट, क्या सवाल आएगा उसको, वेयर टू इन्वेस्ट, कि पैसा कहां लगाना चाहिए, ऐसी कौन सी जगह है कि बिजनेस में भी बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि उनके पास एज अ फाइनेंस मैनेजर मेजर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्या है, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये होता है। अब फ्रेंड्स, पहला सवाल क्या होता है कि वेयर टू गेट द फंड्स, पैसा कहां से आएगा। दूसरा सवाल कि कहां इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक चीज याद रखना कि आपने पैसे ला लिए तो कौन सा सस्ता पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में जाना है, आई मीन सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास 4 जगह से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, तो आप चारों दुकानों में से या 4 सप्लायर आपके पास है, तो आप क्या करोगे, हर एक का कोटेशन मंगाओगे, क्वालिटी चेक करोगे और उसके बाद डिसाइड करोगे कि किसको ऑर्डर देना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके बिजनेस में आपको फायदा हो। एग्जैक्टली आपको पैसा उठाना है, पैसा फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो उसमें भी आप देखोगे कि कौन सा सस्ता पड़ेगा।
ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कहां पे हमें इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में एक है फिक्स असेट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जो फिक्स असेट होता है वो ज्यादातर ऐसी मतलब जैसे तुम लोग ऐसे इंफ्रा, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, मतलब इंफ्रा में वैसे बिल्डिंग्स वगैरह सब आ गई है, ये वाले पार्ट में तुम लोग इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे क्या करोगे तुम? अच्छे से स्टॉक मेंटेन करोगे, अच्छे से ज्यादा डेटर को क्रेडिट दोगे ताकि तुम्हारा सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारे पास लिक्विडिटी होंगी। तो कहने का मेरा ये मतलब है बेटा कि तुम्हारे पास 100 रुपए है। कितने हैं? 100 रुपीज है। उसमें से तुम्हें एक है फिक्स असेट और एक है वर्किंग कैपिटल। अगर तुमने 70 रुपीज यहां डाल दिए और 30 रुपीज यहां डाल दिए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ध्यान से सुनो कि 70 रुपीज यहां पे तुमने डाल दिया तो तुमने फिक्स असेट में ज्यादा पैसा डाला। इसका मतलब तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है परसेंटेज में वो बहुत हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई। और यहां पे तुम्हें लिक्विडिटी के इश्यूज आने लगेंगे। लिक्विडिटी समझे? थोड़ी लिक्विडिटी के इश्यू आने पड़ेंगे, इश्यू आ जाने लग जाएंगे। सर आप बोलेंगे ऐसा कैसे? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। अगर तुमने ज्यादा पैसा फिक्स असेट में लगाया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ध्यान से सुनना, मैं एक कोचिंग क्लास, समझो अपना ही एग्जांपल ले लो कि जैसे ही बैच शुरू हुआ तो कलेक्शन आना शुरू हो गए, कलेक्शन आना शुरू हुआ तो जैसे ही पैसे आ गए तो मैंने क्या किया? क्लासरूम बना ली, डिजाइनर क्लासरूम, अच्छे से मस्त चकाचक बना लिया। तो डिजाइनर क्लासरूम बना लिया, उससे क्या होगा कि समझो अगर मेरे पास पहले रेंटेड प्रीमाइसेस थी तो मेरा तो रेंट बच गया, हाँ या ना? मेरा रेंट बच गया। अब ध्यान से सुनना, तो क्या होगा कि मेरा जो पीएनएल अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से खर्चा निकल जाएगा। क्या होगा? एक एक्सपेंस निकल जाएगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मेरे शेयर होल्डर को मैं ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे पाऊंगा, मेरे शेयर होल्डर बहुत खुश होंगे और अब मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जितने जैसे ही बैचेस के एडमिशन हुए और जो फीस के पैसे थे वो मैंने अगर डाल दिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे एक प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे डे टू डे खर्चे पे करने हैं, मेरे स्टाफ को सैलरी पे करनी है, मेरी फैकल्टी को पेमेंट करना है, मेरे प्रोफेसर्स जो है उसको सैलरी देनी है, स्टाफ सैलरी देनी है, क्लीन करने वाले को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, रोज बरोज का जैसे जेरोक्स वगैरह का, फोटोकॉपी का खर्चा है। ये सब डे टू डे एक्सपेंस मैनेज करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। रीजन क्या? क्योंकि जैसे ही पैसे आ गए सीधा मैंने फिक्स असेट में डाल दिया। तो इससे एक फायदा जरूर होगा, क्या? कि लॉन्ग टर्म रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन एक नुकसान होगा, क्या? कि लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो जाएंगे। सर ऐसा नहीं करना है, तो हम एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा, कि जैसे ही आपके पास 70 रुपीज 100 रुपीज है तो आप क्या करोगे? 30 रुपीज जो है वो फिक्स असेट में डाल दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न जो होगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा और तेरा लिक्विडिटी पोजीशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राधर मैं ऐसा बोलूंगा कि तुम्हारे पास आइडल पैसे पड़े होंगे। मतलब क्या? कि समझो तुम रेंट भरते जाते हो। मतलब क्या किया? जैसे ही फीस का कलेक्शन आया तो तुमने क्या किया? अपना क्लासरूम जो है उसे रेंट पे ही रखा और उसकी जगह पे तुमने अपने पास पैसे रखे। क्यों? क्योंकि जब भी फैकल्टी मांगेगा तुरंत से दे पाओगे, जब भी कोई क्लीनर सैलरी मांगेगा
फटाक से दे पाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर को नुकसान कर रहे हो? आप एग्री हो या नहीं? पहले तो सुनो, मैं क्या बोलने जा रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? रोशनी कहीं लखवानो નથી અત્યારે, सिर्फ, और आप जानते हो ना ये आंखें नहीं कैमरा है, समझे? हाँ, इधर ध्यान दो, समझे? तो प्रॉब्लम आप समझ में आ रहा है कि अगर आप अपना लॉन्ग टर्म रिटर्न बढ़ाने जा रहे हो तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लिक्विडिटी को अच्छे करने जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म रिटर्न कम हो जाएगा। तकलीफ ये है मेरे भाई, अब करे भी तो क्या करे, अब करे भी तो क्या करे। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो ओम, सुमित, जय भाई, रोशनी, ठीक है? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, कि मैं अकेला अकेला ही समझ रहा हूं? ऐसा नहीं है ना अकेला अकेला समझ रहा हूं? हेलो, तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना बेटा। फाइनेंस मैनेजर का यही काम है कि इन दोनों में, मतलब फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल, इन दोनों में बैलेंस कैसे लाए। जैसे पहला सवाल क्या था कि कहां से फंड लाए, डेट में अच्छा है कि इक्विटी में अच्छा है? एग्जैक्टली दूसरा सवाल भी उसके सामने यही खड़ा होता है कि कौन सी जगह पे कितना पैसा रखना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मैक्सिमाइज हो और लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम ना आए। इज दैट क्लियर? तो एज अ फाइनेंस मैनेजर दो सवाल, एक पहला क्या, वेयर टू गेट फंड्स, दूसरा कहां पे इन्वेस्ट करने का, और तीसरा और सबसे मजेदार सवाल, जबरदस्त सवाल, और वो है डिविडेंड डिसीजन। मतलब पहला सवाल क्या था, वेयर टू गेट फंड्स, दूसरा सवाल वेयर टू इन्वेस्ट, एंड यहां हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, कितना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि सर कितना सिंपल सा सवाल है, कितना इजी सवाल है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर 100 रुपए कमाए तो 10-20 रुपए दे दो शेयर होल्डर को, क्या टेंशन है? या तो 100 रुपए कमाए तो दे दो सभी 100 रुपए। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं बेटा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे फादर की अगर 50,000 रुपए इनकम है तो क्या वो 50,000 रुपए उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्या है मालूम है? कि वो सेविंग्स करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आई या ऐसा कोई खर्चा आया, चलो ये अननोन सेविंग्स तो रखते ही है, कुछ चीजें नोन भी होती है, जैसे कभी आपको गाड़ी लेनी है या कभी घर खरीदना है या कभी दुकान या ऑफिस लेना है, तो उनकी प्लानिंग में भी आपने देखा होगा कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे शादी आती है अगर घर में, हमारा मैरिजेस वगैरह, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स इन इंडिया, marriages are very costly affairs in India. So what people do, people used to keep a fund aside to meet those huge expense in future. Am I right or wrong? So for that purpose, everybody, whether they are earning 10,000 per month or 10 lakhs per month, they used to save some amount of money out of their income, assuming they are rational person. We are not talking about some udau sahzada.
Okay, some people may be there that they are earning 10,000 per month, but they used to spend 12,000 or 20,000 per month. Okay, और उनकी हालात क्या होंगे, उनके फ्यूचर के हालात आप खुद समझ सकते हो. But we cannot play that kind of game with the business. You know why? Because it is a company, it is a corporate. Here people have invested their money with the trust that we will give, or company will give good amount of return on their money. Understood? तो कहने का मेरा मतलब, पहला सवाल, पैसा कहां से आएगा, ये एज अ मैनेजर सोचना है. दूसरा, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, ये दूसरा सवाल. और तीसरा सवाल कि कितना अमाउंट एज अ शेयर होल्डर उससे देना है. अब सर ये कैसे पता चलेगा, ये भी बहुत क्रूशियल डिसीजन है. ध्यान से सुनो, मैं आपको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं कि सपोज इसमें ऐसा होता है कि जैसे टर्मिनोलॉजी में अभी सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, कंपनी का रिटर्न, ठीक है, समझो इसे हम आर बोलेंगे, और ईएसएच इक्विटी शेयर होल्डर, जिसकी एक्सपेक्टेशंस कि जो बाहर से कमा सकते हैं वो केई है, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज. तो दो सिचुएशन में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर कंपनी मतलब समझो तुम सब शेयर होल्डर हो, 2 मिनट के लिए समझो, बराबर है, ठीक है, और ये दिस इज विजय लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है. विजय लिमिटेड का रिटर्न 18% है, ठीक है. आर कंपनी जो कमा रही है वो 18% है. कितना? 18%. 18% कैसे? कि जितना तुमने अगर 1 लाख रुपए लगाया तो 18,000 रुपये कंपनी कमाती है, ठीक है. पैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 18,000 रुपए कंपनी कमाती है. ये आर हो गया. और ये क्या है कि अगर तुम शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर मार्केट में तुम्हारा पैसा अगर लगाने जाओगे, के समझो के परसेंटेज, तो समझो 12% है. क्या है? 12% है. ध्यान से सब लोग, फिर से एक बार, एवरीबॉडी यहां पे अटेंशन. तुम सब लोग कौन हो? हेलो, तुम सब लोग कौन हो? बोलो. शेयर होल्डर हो. कौन हो? शेयर होल्डर, ठीक है. मैं कौन हूं? कंपनी. मैं कौन हूं? सब लोग इधर प्लीज अटेंशन. हेलो, कोई सोएगा नहीं. मैं कौन हूं? कंपनी. तुम कौन हो? शेयर होल्डर. तुमने अपने पैसे विजय लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हैं. ध्यान से सुनना, तुमने अपने पैसे विजय लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हैं. ओके, मैं एज अ कंपनी विजय लिमिटेड 18% हर साल कमाता हूं, ठीक है. जो आपने मेरे को पैसे दिए 18% कमा रहा हूं. 18% समझो तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 18,000 मैंने तुम्हारे पैसे में से कमाए, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ उसमें से 50% ही डिविडेंड दिया. मतलब तुम्हारे हाथ में कितने आए? 9,000 रुपए. कितने आए? 9,000, ठीक है. उसका मतलब 50% मैंने अपने पास रख लिया और 50% मैंने तुम्हें दे दिया. यस. अब सुनना, ये 50% मैं कंपनी में रखूंगा तो मैं क्या वो पैसे अपने ऊपर उड़ाऊंगा? नहीं. क्या करूंगा? बिजनेस में री इन्वेस्ट. क्या करूंगा? री इन्वेस्ट करूंगा. एवरीबॉडी, क्या करूंगा? री इन्वेस्ट, ठीक है. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, समझ में आ रहा है? ठीक है. तो जैसे ही वो पैसे मैंने बिजनेस में लगाए तो वो और 18% कमा के आपको देंगे. यस. यहां पे न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं. समझो पहले 18,000 रुपए पहले तुमने रोका. कितना? समझो तुम्हारा कैपिटल जो है वो कितना था? 1 लाख रुपए, बराबर है. उसके ऊपर रिटर्न जो है वो कितना आया? बोले 18,000. अब 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि मैंने कुछ भी पैसा कमाया जो है उसमें से कुछ भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. अब मैं, ये ईयर 1 है,
ईयर 1 है, तो यहाँ पे 1,18,000 रुपए। अब ये मैं फिर इन्वेस्ट करूंगा क्या, ईयर 2 में। तो यहाँ पे जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 1,18,000 होएगा। यहाँ पे तेरे को 18% जो रिटर्न मिला वो कितने पे मिला, किस कौन से अमाउंट पे मिला, हेलो 1,00,000 के ऊपर मिला, यस और नो। लेकिन अभी जो है, अभी तेरे को 18% रिटर्न मिलेगा, वो कौन से अमाउंट पे मिलेगा, 1,18,000 के ऊपर मिलेगा, यस और नो, 1,18,000। तो ये जो 18,000 है, ठीक है, ये जो 18,000 रुपए है, ये फिर से यहाँ पे क्या हो गए, री इन्वेस्ट, यस और नो, री इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये तेरे लिए तो फायदा ही हुआ ना, हेलो बेटा, ये लॉन्ग टर्म में तेरे लिए तो फायदा हुआ। भले अभी तेरे हाथ में रोकड़ा ऐसे डिविडेंड नहीं आया, पर कहने का मेरा ये मतलब है कि ये पैसा तेरा कंपनी में जमा होता जाएगा। तब तू बोलेगा सर मेरे को क्या फायदा, मारा हाथ में थोड़ा रोकड़ा पैसे। अबे कोडा, जैसे जैसे कंपनी का रिजर्व बढ़ता जाता है ना, कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में ऊपर चला जाता है, तो तूने वो शेयर अगर 30 रुपए का लिया था ना, और तेरे को डिविडेंड नहीं मिला, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल तेरे को डिविडेंड नहीं मिला ना, तो वो 30 रुपए का जो शेयर है ना, वो 90 रुपीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास इतना बड़ा रिजर्व है। समझ में आ रहा है, खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं, हेलो, री इन्वेस्ट समझ में आया, री इन्वेस्ट, ठीक है। और एक बात बोलूं, तू इससे खुश रहेगा, क्यों मालूम, क्योंकि तेरी औकात कितना कमाने की है, सुन, तेरी औकात कितना कमाने की है, 12%। कंपनी तेरे को कितना कमा के दे रही है, 8%। उल्टी सिचुएशन, तो यहां पे तू क्या करेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 0, रिटेंशन 100%, मतलब नो डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या करेगा, कुछ भी डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करेगा। क्यों मालूम है, सुनो, मैं एक आपको सिंपल बताता हूं। तुमने मेरे को 1,00,000 रुपए दिए, मैं तेरे को 18% रिटर्न देता हूं, लेकिन मार्केट में तू कोई और जगह पे जाएगा, और कोई भी जगह पे जाएगा, तो तेरे को 12% मिलेगा। तो तू क्या बोलेगा कि सर मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, मैं जब रीपेमेंट करने की भी बात करूंगा ना, कि पैसा रीपेमेंट कर दो, तो ना 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 सर, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, रखो ना, एक काम करो ना, उसके ऊपर जो आता है ना उसको भी री इन्वेस्ट करो, मेरे को नहीं चाहिए, आप रखो। क्यों, क्योंकि तेरी औकात सिर्फ 12% कमाने की है, यस, और मैं तेरे को कितना कमा के दे रहा हूं, 18%। तेरे को डिविडेंड की भूख कब लगेगी मालूम, तेरे को डिविडेंड की लालच कब जगेगी, कैन एनीबडी टेल मी, कि जब शेयर होल्डर डिविडेंड के लिए एकदम भूखा हो जाएगा कि मेरे को डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ऐसा कब होगा, प्लीज आप सोच के बताओ। एक तो जब हमारा कंपनी का रिटर्न कम हो जाएगा तब, एंड सेकंड जब हमारे पास रिजर्व्स बढ़ जाएंगे तो उसको लालच होगा कि इसमें से थोड़ा ले ले। पहला जो तेरा आंसर है ना उषा, दैट इज करेक्ट। मतलब सुनो, ऐसी सिचुएशन होगी, विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड, सब लोग जरा इधर ध्यान देना कि आर मतलब कंपनी का रिटर्न समझो 11% है, बराबर है, और के शेयर होल्डर अगर 15% मार्केट से कमा सकता है, तो वो क्या बोलेगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू 100% एंड रिटेंशन इज इक्वल टू 0%, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर तुम्हें ये समझना भी जरूरी है कि तुम कितना रिटर्न दे रहे हो, शेयर होल्डर की उम्मीदें क्या है, और वो अगर मार्केट में सेम रिस्क वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसे कितना मिलेगा, ये स्टडी करेगा कौन, फाइनेंस मैनेजर, और उसके बाद डिसीजन लेगा कि हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। फिर से एक बार, पहला सवाल,
पैसा कहां से आएगा। दूसरा सवाल, पैसा कहां जाएगा। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, 3 डिसीजन। अब ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेजर जो होते हैं ना, वो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेजर 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है, यस राहुल, यू रेज्ड अ हैंड, यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, आंसर मी इन चैट बॉक्स। प्राइमरी, लॉन्ग टर्म, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी, शॉर्ट टर्म। बेटा सब लोग ध्यान से प्लीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके 2 ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। उसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी तो नहीं बोल सकते, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये होता है लॉन्ग टर्म और ये होता है शॉर्ट टर्म। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ESH वेल्थ। ध्यान से सुनोगे, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ये लॉन्ग टर्म गोल हमेशा कोई भी कंपनी का रहेगा। दूसरा जो गोल रहेगा वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, या तो और EPS। ठीक है, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ये ऑब्जेक्टिव है दोनों। मतलब पहला कि शेयर होल्डर बहुत रीच हो जाए, कैसे, शेयर के प्राइस बढ़ के। दूसरा ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट टर्म होता है कि कंपनी का प्राइस जो शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर है, मतलब जितने पैसे उन्हें इन्वेस्ट किए हैं उसके कंपेयर में उसे जो डिविडेंड वगैरह मिल रहा है या जो कंपनी अर्न कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब एक जादुई चीज बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे बढ़िया चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही आप ये सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। देखना जरा, आपकी जो पूरी बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना, पूरी जो बैलेंस शीट है हमारे, ये सब डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, ये देख लो फ्रेंड्स, देख लो जरा, सी दिस। ठीक है, ये हम, अच्छा, ये सब चीजें देखना हमने अब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में की। अब तुम्हारी जो बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना, तुम्हारी जो बैलेंस शीट है टी फॉर्मेट में, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, ये है, दिस इज व्हाट आवर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, फिक्स असेट, यस और नो, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। सर वो कैसे, करंट असेट जिसमें स्टॉक, डेटर्स, कैश और करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगी। तो ये हो गया ना,
समझ रहे हो? वर्किंग कैपिटल मतलब हो गया ना करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहां से तुम करंट लायबिलिटी माइनस करो या सामने लिख दो, दोनों एक ही है। आया ना? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको पता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, फिर लोन फंड, ठीक है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा, ठीक है। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है। यहां सब लोग एग्री करोगे कि ये बैलेंस शीट है। अब इसे हम क्या बोलेंगे? सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब यहां से पैसा आएगा और ये दो जगह पे तुम्हारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसीलिए बैलेंस शीट में इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड। और हर एक चैप्टर जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर ही है। इसके ऊपर जो चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर। इसके ऊपर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके ऊपर है मटेरियल मैनेजमेंट, इसके ऊपर है रिसीवेबल या डेटर्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर है कैश बजट और है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी आप अकाउंट में कर चुके हैं, ठीक है। फिर इनके ऊपर ये जो है ना, बराबर है, इनके ऊपर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है। कैपिटल मतलब यहाँ पे कैपिटल ना, यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल मतलब फंड्स, यहाँ पे कैपिटल का मतलब फंड्स, उसमें एक इक्विटी और एक होता है डेट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वह पार्टनर्स कैपिटल वाला कैपिटल नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी, ठीक है। फिर एक होता है ईबीटी, ईबीआईटी एनालिसिस, ठीक है। और ये सब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्शन होता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि तुम्हारा करंट रेशियो है, तो वो क्या है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए का तुम्हारा करंट असेट है और उसके सामने 5 लाख रुपए का तुम्हारा करंट लायबिलिटी है, तो करंट रेशियो कितना आ गया तुम्हारा? 2 टाइम्स। यस और नो? 2 टाइम्स। तो ये एक दूसरे कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन होता है, इसलिए वो चैप्टर को हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या बोलेंगे? रेशियो एनालिसिस। ये तुम्हारे एफएम का सिलेबस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या हो गया? तुम्हारे एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। जस्ट फिर से एक बार, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या? एप्लीकेशन ऑफ फंड में कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, ईबीटी एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। ये तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस हो गया। मतलब बैलेंस शीट के एक एक कंपोनेंट को समझने के लिए, बैलेंस शीट के एक एक कंपोनेंट को समझने के लिए हमारे पास क्या है मालूम है? हमारे पास अलग से एक एक चैप्टर है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, कि मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है, एफएम इंडेक्स, सी दिस। देखना जरा, रेशियो एनालिसिस, फिर ये फाइनेंशियल लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, फिर डिविडेंड डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ रिसीवेबल, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और बाकी ये क्या आया? लास्ट मिनट रिवीजन है और टेबल से, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा हो गया। तुमने जैसे बैलेंस शीट स्टडी कर ली,
मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। ये है आपका एफएम का सिलेबस। समझ में आया? मजा आया कि एक एक कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब सिर्फ अब तक हम डेटर, सिर्फ 2 ही वर्ड सुने थे, डेटर बस, उसके ऊपर पूरा चैप्टर, कैश उसके ऊपर पूरा चैप्टर, वर्किंग कैपिटल उसके ऊपर पूरा चैप्टर। इसका मतलब मैंने आपको बोला था ना कि आप एमबीए कर रहे हो, मतलब सीए कर रहे हो ऐसा नहीं लगेगा। आप बैलेंस शीट को इतना नजदीक से जानोगे, इतना करीब से देखोगे कि हर एक कंपोनेंट के ऊपर बेटा आप एक एक चैप्टर पढ़ लिए तो ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू, फिर से बोल। ये कंपनी ने जितना रिटर्न नहीं दिया उतना ही रिटेंशन मतलब कंपनी ने, देख क्या होता है, कंपनी ने अगर 100 रुपीज कमाए हैं, उसमें से कंपनी ने 30 रुपए डिविडेंड दिए हैं, तो उसका मतलब 70 रुपीज कंपनी ने अपने पास रखे हैं एज अ रिटेंशन। ओके, गॉट द पॉइंट? ये रेशियो है ना, इट इज लाइक रेसिप्रोकल। मैं समझाता हूं तेरे को, ठीक है? जैसे मैं तेरे को बताऊं कि अगर डिविडेंड रेशियो, ध्यान से सुनना, डिविडेंड रेशियो जो है वो अगर 30% है, बराबर है, तो रिटेंशन जो रेशियो है ना दैट इज 70%। मतलब ये दोनों का टोटल जो है ना वो 100% हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है एवरीबॉडी?